तो साथियों आज हम स्टार्ट करेंगे इंड एस 23 बोरोइंग कॉस्ट। और इसके लिए साथियों मैं अपने यूज़ करूंगा अपने प्यारे प्यारे से कंसेप्ट नोट्स जो आपके सामने हैं, बोर्ड नोट्स जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ में हमारा स्मार्टली डिज़ाइन क्वेश्चन बैंक। बिल्कुल सर, क्या सारे रेडी हैं? यस सर। तो साथियों ये देखो, ये आपका इंडेक्स है। मैं रिकमेंड करता हूँ सारे स्टूडेंट से कि आप एफ आर की तैयारी इस सीक्वेंस में करो जो यहाँ पे आपको गिवन है। साथियों इस सीक्वेंस में अगर आप एफ आर की तैयारी करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे हो। जिसको भी ये इंडेक्स चाहिए प्यारे प्यारे से कमेंट कर दो, मैं आपको ये इंडेक्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो साथियों चैप्टर नंबर हमारा 13 है, इंड एस 23 बोरोइंग कॉस्ट, पेज नंबर 183 में। और इसे मैंने डाल रखा है असेट बेस इंडेस में। इसे क्या सर, आईसीआई ने डाल रखा है इसे असेट बेस इंडेस में। ठीक है, तो मिनिमम 20 मार्क्स तो यहाँ से आता ही आता है। चीटी बराबर टॉपिक है। ठीक है, और साथियों इस तरीके से कराऊंगा कि जिसने इंडेस 23 आज तक नहीं भी पढ़ा वो भी समझ जाएगा। ये टॉपिक इंडेस इंटर में आपको पढ़ाया जाता है। अगर स्टूडेंट ने वहाँ पे ड्रॉप भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो साथियों लेके चलता हूँ मैं आपको पेज नंबर 183 में, और देखते हैं क्या क्या धमाका है इसमें। तो साथियों सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे रोड मैप। साथियों इस टॉपिक को मैंने डिवाइड कर रखा केवल 5 कंसेप्ट में। केवल 5 कंसेप्ट में ये इंडिया 23 आपकी मुट्ठी में होगा। अच्छा सर। तो साथियों ये है हमारा रोड मैप। ठीक है, टॉपिक है आपका 6 मार्क्स का। मात्र 5 टॉपिक, 5 टॉपिक हैं आपके, और इंडिया 23 आपका खत्म। क्वेश्चन के साथ कराऊंगा सर, मजा आ जाएगा। सर डेफिनेशन क्या है बोरिंग कॉस्ट की? साथियों नॉर्मली आप जो भी बोरिंग करते हो उसके बदले आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, या फिर अदर कॉस्ट होती है लाइक प्रोसेसिंग फीस। तो इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट ये आपकी क्या है, बोरिंग कॉस्ट। सर इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर साथियों बोरिंग कॉस्ट में केवल इंटरेस्ट है, कभी कभार जो लेंडर है वो आपको छूट देता है, केवल कहता है कि मेरे को इंटरेस्ट दे दो, दैट्स इट। तो उस केस में बोरिंग कॉस्ट क्या होगी सर? जो भी आपने बोरिंग ली है इनटू कूपन रेट, सिंपल। लेकिन सर लेंडर कभी भी मेहरबान नहीं होता। आप बैंक के पास जाओगे वो आपसे प्रोसेसिंग फीस लेगा। ठीक है, लोन में डिस्काउंट भी होता है, प्रीमियम भी होता है। अब ये सर चीज़ें आपने पढ़ी होंगी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, तो अगर आपके बोरोइंग में इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, डिस्काउंट, प्रीमियम ये सारी चीज़ भी हैं, तो उस केस में आपकी बोरोइंग कॉस्ट क्या होगी साथियों? अब आप कूपन रेट यूज़ नहीं करोगे, आप यूज़ करोगे ईआईआर, क्योंकि इस ईआईआर में आपके ऑटोमेटिकली डिस्काउंट, प्रीमियम, प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट ये सब कुछ आ जाता है। तो आप करोगे यूज़ ईआईआर। इसमें सर एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे आपको आराम से समझ में आएगा। जिसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रखा है उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर आता है बोरिंग कॉस्ट में सर एक्सचेंज डिफरेंस को कैसे ट्रीट करना है। सर क्वेश्चन आएगा, आराम से समझ लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, मोटा मोटा ओवरव्यू मैंने दे दिया कि बोरिंग कॉस्ट किस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब सर आती है अकाउंटिंग। सर बोरिंग कॉस्ट हमने निकाल भी ली, उसकी अकाउंटिंग क्या होगी? तो इंडेस 23 ने आपको एक बेनिफिट दे रखा है कि सर जो भी आपकी बोरिंग कॉस्ट है उसे आप कैपिटलाइज कर लो। इन सिंपल टर्म्स, इन लेमन वर्ड, आप इसे असेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। ठीक है सर, कब ऐड कर सकते हो? सर अगर ये बोरोइंग आपने क्वालिफाइंग असेट पे खर्च करी है, आपने जो लोन लिया है वो क्वालिफाइंग असेट पे खर्च किया है, तो उस केस में आप बोरोइंग कॉस्ट को डेवलप कैपिटलाइज कर सकते हो। लेकिन सर अगर क्वालिफाइंग असेट पे हमने नहीं करा तो साथियों फिर आप उसे पीएल में डालोगे। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? देखो साथियों, सबसे पहले तो इंटरेस्ट पे की हो जाएगी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी बोरोइंग में केवल इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट आपने पे कर दिया, और जो आपने इंटरेस्ट पे करा है वो असेट में कैपिटलाइज कर दिया। अब सर एक क्वालिफाइंग असेट क्या होता है? साथियों बोरोइंग करके आप कोई ना कोई असेट बना रहे हो, तो अगर उस असेट को बनने में टाइम लग रहा है, ठीक है, सजने संवरने में टाइम लग रहा है, तो ये इंडेस 23 बोलता है कि ये क्वालिफाइंग असेट है। ठीक है, इन टेक्निकल टर्म इन्होंने क्या कहा है कि असेट डेट टैक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सजने संवरने में, इन्होंने कह दिया उसे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। ये क्या हो जाएगी आपकी क्वालिफाइंग असेट। सर एग्जांपल भी बता दो। हाँ सर, पीपीई, इंटेंजिबल असेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे आपकी बोरोइंग कॉस्ट जो है कैपिटलाइज हो जाएगी। पीपीई में बेस्ट एग्जांपल है आपका बिल्डिंग। सर बिल्डिंग को बनने में हमेशा टाइम लगता है। बिल्डिंग ऐसा नहीं कि आपने बोला और झटपट बन गई।
इंटेंजिबल एसेट सर बेस्ट एग्जांपल है कोविड वैक्सीन। सर कोविड वैक्सीन को बनने में बहुत टाइम लगा था, आपको भी पता है, तो उस पर जो भी खर्चे कर रहे थे, जो भी बोरिंग कॉस्ट थी वो कैपिटलाइज हो रही थी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसमें भी कोई बिल्डिंग आप ले लो, इसका पर्पस क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है। सर रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन के पर्पस की अगर कोई बिल्डिंग है तो वो आ जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर इन्वेंट्री पे भी ये अलाउड होता है कि आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल है सर शिप्स या एयरक्राफ्ट। आपको पता है जो शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, कहीं ना कहीं बन रहे होंगे, तो जो बना रहा होगा उसके लिए इन्वेंट्री होगी, तो सर उसकी जो भी बोरिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज कर सकता है इन्वेंट्री। सर जो काम की बातें थी मैंने आपको बता दी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये रिवीजन कैसा है हमारा, एग्जाम वाला रिवीजन। ठीक है, फालतू बातें नहीं करेंगे, केवल काम की बातें करेंगे। उसके बाद साथियों अब आप आ जाओ बोरोइंग पे। सर कितने टाइप की बोरोइंग होती है, सर एक होती है हमारी स्पेसिफिक बोरोइंग। देखो नाम में ही गुण है, नाम में ही गुण है, पता लग रहा है कि ये बोरोइंग किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। फॉर एग्जांपल आप होम लोन लेते हो, तो साथियों होम लोन लेने के बाद आप उसे पर्सनली कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उससे घर ही बनाना है। एग्जाम्पल में हमने दे दिया प्रॉपर्टी लोन, व्हीकल लोन। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.1 है, इसे करेंगे, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन करना समझना बहुत ज़रूरी है आगे के कंसेप्ट को समझने के लिए। तो साथियों समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1.1 देखते हैं फटाफट से। रेडी है? यस सर, क्या बात है, यही जोश चाहिए सर। साथियों क्वेश्चन बैंक मैंने बड़ी शिद्दत से बनाया है, इसमें मैंने एक कैटेगरी के क्वेश्चन को जितने भी एक कैटेगरी के जितने भी क्वेश्चन है उनको एक कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, स्पेसिफिक बोरोइंग के सारे क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे आपको 1 में, जनरल बोरोइंग के सारे क्वेश्चन आपको 2 में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इधर उधर शफल नहीं करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो साथियों, अल्फा लिमिटेड जो है उसने 1 अप्रैल 2001 को 9% क्या है सर, इंटरेस्ट है, कूपन रेट है, तो उसने 30 लाख रुपीज़ की बोरोइंग करी है। ठीक है, और इससे इसे 2 क्वालिफाइंग असेट बनानी है। सर कौन सी 2 क्वालिफाइंग असेट है, एक तो फैक्ट्री बिल्डिंग है और ऑफिस बिल्डिंग है। साथियों जो 30 लाख रुपीज़ इसने बोरो करे हैं, देखो फैक्ट्री बिल्डिंग में ये टोटल लगा रहा है 10 लाख, और 30 लाख में से 20 लाख लगा रहा है ऑफिस बिल्डिंग में। तो मैं केवल अभी आपसे फैक्ट्री बिल्डिंग की बात करता हूँ, एक एक करके बात करेंगे, प्यार से समझेंगे। जहाँ टाइम लगाना होगा रिवीजन में टाइम भी लगाऊंगा मैं, क्योंकि फ़ायदा है कि अगर आपको रिवीजन समझ में ना आए तो साथियों ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो फैक्ट्री बिल्डिंग हम बना रहे हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने ये बोला कि ये जो 10 लाख रुपए हैं ये मुझे एक साथ नहीं चाहिए, हमारे 10 लाख रुपए खर्च होना है। इन्होंने कहा 1 अप्रैल 2001 को आप हमें केवल 5 लाख दे दो, और 6 महीने बाद हमें बैलेंस 5 लाख रुपए दे देना आप। तो साथियों एक बात बताओ, एक बात आप मुझे बताओ कि ये हमारा 1 साल है, इसमें पहले साल अगर हमने 5 लाख दे दिए, तो 5 लाख रुपए हमारे पास आइडल फंड पड़ा हुआ है। इस आइडल फंड का हम क्या करें, इस आइडल फंड को साथियों हम कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, इन्वेस्ट कर देंगे, और इन्वेस्ट करके कुछ पैसा कमा लेंगे। फिर 6 महीने बीतने के बाद 5 लाख रुपए हम फिर अपने कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर को इस तरीके से हमने टोटल 10 लाख दे दिए। लेकिन साथियों हमने यहाँ पे कुछ आइडल इन्वेस्टमेंट पे पैसा भी कमाया है, जो आइडल फंड हमारे पास पड़ा होता है उसे इन्वेस्ट करके कुछ पैसा भी कमाया है। तो कितना पैसा कमाया है साथियों, क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे देखो। लोन फैसिलिटी was utilized as follow with remaining fund invested temporarily at 7%। साथियों टेम्परेली हमने 7% पे इन्वेस्ट कर दिया। तो साथियों अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाऊं, फैक्ट्री बिल्डिंग का देखते हैं। यहाँ पे देखो साथियों, साथियों बोर्ड नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। देखो साथियों, जिस बोरोवर से, जिस लेंडर से हमने पैसा लिया है 10 लाख रुपीज, उसको तो 9% हमने पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया, 90,000। लेकिन अभी अभी हमने डिस्कस करा 6 महीने हमारे पास जो आइडल फंड पड़ा हुआ था वो हमने इन्वेस्ट करा था, तो 5 लाख रुपए 6 महीने के लिए हमने इन्वेस्ट करा है 7% के रेट पे। तो हमारी इनकम कितनी हुई है, 17,500। तो अफेक्टिवली हमें बोरिंग कॉस्ट कितनी पड़ी है, 72,500। तो साथियों 72,500 आप कैपिटलाइज करोगे, ये यहाँ पे लर्निंग पॉइंट है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना साथियों, मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ,
ये आपकी स्पेसिफिक बोरोइंग थी जो आपने फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए पैसा लिया था। तो साथियों यहाँ पे जो बोरोइंग कॉस्ट होती है, पहले आप टोटल बोरोइंग पे इंटरेस्ट पेड को लिख लेते हो, ठीक है, देख रहे हो टोटल बोरोइंग कॉस्ट, इसमें से जो आइडल फंड होता है उसमें जो इन्वेस्ट करा है वो आप माइनस करते हो, ठीक है। फिर एलिजिबली कितना अमाउंट जो है आप कैपिटलाइज कर सकते हो, कितने अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो, उस अमाउंट को आप कैपिटलाइज कर लेते हो। सिंपल है सर, बिल्कुल सिंपल है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडी हो? यस सर। तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, कंसेप्ट नोट्स में लिखवा रखा है मैंने, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट लेस इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ दोस बोरिंग, ठीक है। फिर आते हैं सर जनरल बोरिंग पे साथियों। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया था अपने विजय माल्या भाई का। विजय माल्या भाई, ठीक है, परफेक्ट बोरोवर है हमारे। ये गए कि मुझे होम लोन लेना है, ठीक है, बैंक वालों ने इसके कान पे लगाया एक खींच के, बोला कोई लोन वोन नहीं मिलेगा। तो इन्होंने कहा घर तो बनाना ही है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा चलो गोल्ड लोन से थोड़ा पैसे ले लेते हैं, थोड़ा 10% डिवेंचर से ले लेते हैं, थोड़ा ओवरड्राफ्ट से ले लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे इनकी जो बोरिंग है वो जनरल बोरिंग है, स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है, और इस फंड को ये कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सर इसमें हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे साथियों, तो ये देखो, तो इसके लिए हम उठाएंगे सीधा साथियों क्वेश्चन नंबर 2.1 फिर 2.11 हमारे पास है। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें इस क्वेश्चन को, कंसेप्ट को बेहतर समझाएगा। तो साथियों एक बेसिक क्वेश्चन है जनरल बोरिंग की अकाउंटिंग के लिए। तो यहाँ देखते हैं, एक्स लिमिटेड जो है उसका एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या करता है सर, सारे फंड को मैनेज करता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2002 कंपनी कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग असेट, ठीक है। इसमें 1 जुलाई 2001 को इन्होंने 2.5 लाख रुपए खर्च करे हैं, और 1 दिसंबर 2001 को इन्होंने 3 लाख खर्च करे हैं, ठीक है। तो हमें साथियों खर्चे की डिटेल इन्होंने दे दी है, बड़ी अच्छी बात है। अब इस पैसे को खर्च करने के लिए इन्होंने कोई बोरिंग करी है, तो यहाँ नीचे देखते हैं। ये कह रहे हैं इनकी एक लॉन्ग टर्म लोन है 10% के रेट पे, टोटल 10 लाख रुपीज़ का, और इसका इंटरेस्ट निकाल के दे दिया है। कितना मेहरबान क्वेश्चन है, ऐसे ही हमें पेपर में भी देते तो मज़ा आ जाए। फिर एक वर्किंग कैपिटल लोन भी है 5 लाख रुपीज़ का, उसका भी इंटरेस्ट निकाल के दे रखा है। अब साथियों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिंगल रेट निकालना है, ठीक है, जिस रेट पे आप बोरोइंग को कैपिटलाइज करोगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सर वो रेट, देखते हैं। तो साथियों जो सिंगल रेट है उसे हम बोलेंगे कैपिटलाइजेशन रेट। ये आपने एफएम में भी पढ़ रखा है, इंटर में। आप निकालते हो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपकी टोटल बोरिंग होती है। तो आपको क्या करना है साथियों, कुछ नहीं करना, टोटल इंटरेस्ट जो आप अपनी टोटल बोरिंग पे दे रहे हो डिवाइडेड बाय टोटल बोरिंग, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 11% आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एक कैपिटलाइजेशन रेट हो गया, जिसे हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये जो सिंगल रेट है साथियों, ये सारी बोरिंग पे अप्लाई होगा, लेकिन कैसे अप्लाई होगा वो हम स्टेप 2 में सीखते हैं। अब देखो साथियों, यहाँ पे हमें क्या करना होता है साथियों, कि हम टोटल खर्च कितना कर रहे हैं, खर्चे पे हमें सिंगल रेट को अप्लाई करना है। देखो हमने 2.5 लाख रुपए खर्च करा है, क्वेश्चन में गिवन है, कब कर खर्च किया सर, 1 जुलाई 2001 को। 1 जुलाई 1 से 31 मार्च 2002 तक कितने महीने होते हैं सर, 9 महीने होते हैं। तो सर हम 9 महीने के लिए कैपिटलाइज करेंगे 2.5 लाख रुपए को, किस रेट से, 11% के रेट से, जो अभी हमने स्टेप 1 में निकाला। तो टोटल आ गया हमारा 26 to 5। लेकिन सर और भी तो खर्च किया है हमने, हमने खर्च करा है 1 दिसंबर 2001 को। तो 1 दिसंबर से 31 मार्च 4 महीने होते हैं, तो 4 महीने आपने कैपिटलाइज कर लिया 3 लाख रुपीज़ को 11% के रेट से। तो साथियों टोटल अमाउंट आ गया आपका 31,6। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है आपका स्पेसिफिक बोरोइंग का है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आप बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते हो वो यूटिलाइज अमाउंट पे करते हो, जो आप पे कर रहे हो अपने कॉन्ट्रैक्टर को। तो यहाँ पे जो आइडल फंड है, अगर आप उसे कहीं इन्वेस्ट करते हो टेम्पररी बेसिस पे, जो इनकम होती है उसे आप यहाँ माइनस नहीं करते, क्योंकि आप यूटिलाइज अमाउंट को बोराई कैपिटलाइज कर रहे हो। लेकिन जो पिछला केस आपने पढ़ा था
वहाँ पे टोटल बोरिंग जो आपकी है उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसे कैपिटलाइज कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद साथियों एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा भी एक फेवरेट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2.3 को देखते हैं। सर ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में? साथियों आपको पता है इंस्टीट्यूट जो है, जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं उनको वो पूछ रहा है बार बार। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ चुका है पहले भी और 2019 में आया, तो अब आने के हाईली प्रोबेबल चांसेस हैं। तो एक एंटिटी है, ठीक है, न्यू हेड ऑफिस बिल्डिंग बना रही है। कब बना रही है सर? स्टार्ट कर रही है 1 सितंबर 2001 से। ठीक है, तो उन्होंने नारियल फोड़ दिया 1 सितंबर 2001 को, भैया हम बिल्डिंग बनाएंगे। और इस पर काम कब तक खत्म हो जाएगा सर? 31 दिसंबर। यानी कितने महीने काम चलेगा सर? 4 महीने काम चलेगा, अज्यूमिंग ये सब्सटेंशियल पीरियड है। इसमें जो खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा, वो इन्होंने दे रखा है 1 लाख का खर्चा होगा सितंबर 2001 में, और 2,50,000 का खर्चा होगा इनका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अब क्वेश्चन आपको खुद ही स्पेसिफिकली बोल देगा कि आपने स्पेसिफिक बोरिंग लिया है या जनरल बोरिंग लिया है। तो फाइनेंस कॉस्ट ऑन इट्स जनरल बोरिंग, तो जनरल बोरिंग है इनकी 10% डिबेंचर इन्होंने लिए हैं 20 लाख के, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। साथ में इन्होंने साथियों ओवरड्राफ्ट भी लिया है, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो ओवरड्राफ्ट इन्होंने ले रखा है 5 लाख रुपीज़ का, फिर ये इन्होंने बढ़ा दिया 7,50,000 पे इन दिसंबर 2001। तो साथियों पहली बात तो इस क्वेश्चन में आपका कैलेंडर ईयर यूज़ हो रहा है, 31 दिसंबर को आपका साल खत्म हो रहा है। तो जो लास्ट मंथ है उसमें आपने ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया है 2.5 लाख रुपए से। फिर इंटरेस्ट के बारे में ये कह रहा है 15% इंटरेस्ट दे रहे हैं 1 अक्टूबर 2001 को। 15% इंटरेस्ट दे रहे हैं 1 अक्टूबर 2001 तक। ठीक है, फिर अक्टूबर 2001 जैसे ही खत्म हुआ इन्होंने रेट बढ़ा दिया 16%। अब सर साथियों इस क्वेश्चन में ना ये जो ओवरड्राफ्ट वाला पॉइंट है यही टेक्निकल है, बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं है। तो इस क्वेश्चन को फटाफट से समझ लेते हैं। सबसे पहले सर हमें क्या करना है? कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। उसके लिए पहले हमें बोरोइंग और इंटरेस्ट निकालना है। तो साथियों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने एक चार्ट बनाया है, वो चार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ आप देख लो। तो आपकी एक 10% बोरोइंग, 10% डिवेंचर की बोरोइंग है 20 लाख रुपीज़ की, और एक आपका ओवरड्राफ्ट। अब साथियों ओवरड्राफ्ट का पॉइंट देखो, मैंने आपसे बताया था लास्ट मंथ में आपने अपनी जो ओवरड्राफ्ट है वो आपने बढ़ा ली है। तो लास्ट मंथ आपने 7.5 ले ली, और लास्ट मंथ से पिछले जो महीने हैं 11 महीने, उसमें आपका ओवरड्राफ्ट था 5 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे क्या था, ध्यान से सुनो, ये जो 5 लाख का आपका ओवरड्राफ्ट है इसमें सितंबर तक का जो रेट है वो है 15%। तो साथियों हमने इसे बाइफरकेट कर लिया। सितंबर, जनवरी से सितंबर के रेट में, जनवरी से सितंबर के बीच में जो हमारा रेट है वो 15% का है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में इस 5 लाख पे 16% का रेट है, क्योंकि रेट बढ़ा दिया है। फिर जो लास्ट मंथ है उसमें हमने बोरिंग ही बढ़ा दी, 5 लाख से 7.5 लाख कर दी, तो इस पे जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 16% है। सबसे पहले तो ये चार्ट बना लो, ये बन गया तो काम आसान है। अब साथियों कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, डिबेंचर का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 20 लाख पूरे साल की बोरेंगे, उस पर 10% इंटरेस्ट है 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका ओडी वाला पार्ट है उसको ध्यान से देखो। आप 5 लाख पे 9 महीने के लिए रेट लगाओगे 15% का, 5 लाख पे 16% का रेट लगाओगे क्योंकि रेट बढ़ गया था 2 महीने के लिए, और फिर आप 7.5 लाख रुपए क्योंकि आपकी बोरोइंग ही बढ़ गई थी उस पर आप 16% का रेट लगाओगे 1 महीने के लिए। तो साथियों यही यहाँ पे टेक्निकल एस्पेक्ट है, तो इसको देख लेते हैं। देखो 5 लाख पे 15% 9 महीने के लिए, फिर 16% 2 महीने के लिए, फिर बोरिंग ही बढ़ा दी हमने 16% 1 महीने के लिए। कैलकुलेट करोगे सर टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा इंक्लूडिंग बोरिंग ऑफ डिवेंचर, ये आ जाएगा 279,583। अब इसके बाद साथियों यहाँ पे एक टेक्निकल एस्पेक्ट और है कि जो आपकी टोटल बोरिंग है उसमें भी आप मंथ का वेट लगाओगे। डिवेंचर के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ओडी के केस में जो 5 लाख रुपीज़ है उसमें 9 मंथ का वेट लगाओगे, फिर 5 लाख रुपीज़ पे 2 मंथ का वेट लगाओगे, फिर आपकी बोरिंग बढ़ गई है इस पर 1 मंथ का वेट लगाओगे।
तो वेट लगाने के बाद आपकी वेटेड एवरेज बोरोइंग आ जाएगी दिस। तो साथियों इस फिगर को आप यहाँ पुट कर लोगे, आपका कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, एक बार अभी प्रैक्टिस कर लेना तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.4 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है वैसे। अब रेगुलर क्लास वाले तो पता ही है, मैं खिंचा खिंचा के साथ में प्रैक्टिस करा लेता हूँ, ऑनलाइन वालों की भी। ठीक है, अब यहाँ पे आप पे भरोसा कर रहा हूँ भाई, प्रैक्टिस कर लोगे। तो हमारे एक्स लिमिटेड है, ठीक है, ये एक प्लांट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो कि क्वालिफाइंग असेट है। तो क्वेश्चन में गिवन होगा क्वालिफाइंग असेट है, आपको कोई जजमेंट नहीं लगानी है। ऑन 1 सितंबर 2001 इन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू करा है और 10 करोड़ की इसकी कॉस्ट है। और इन भाई साहब ने कोई भी स्पेसिफिक बोरिंग रेज नहीं करी है, क्वेश्चन हमेशा स्पेसिफाई कर देगा। तो जनरल बोरिंग से काम चला रहे हैं। क्वेश्चन इतना मेहरबान है, वेटेड एवरेज कॉस्ट भी दे दिया 11%, जो पिछले क्वेश्चन में हमसे निकालने के लिए कहा था वो यहीं दे दिया। इसमें बोरिंग कॉस्ट जो इनकी लगी है 1 सितंबर से 31 मार्च तक, ये लगी है सर 0.5 करोड़ की। ठीक है, बोरिंग कॉस्ट भी निकाल के दे दी। तो सर ये जानना क्या चाह रहा है, देखो यहाँ पे सितंबर से लेके मार्च तक का इन्होंने जो खर्चा दिया है ये अक्रूवल बेसिस पे दिया है। और एक कॉलम आपको दे रखा पेड बेसिस पे, यानी इतना अमाउंट इन्होंने पेड कर दिया है, इतना अमाउंट अक्रू था। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन सा अप्रोप्रिएट आप चूज करोगे, अक्रूवल बेसिस पे बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करोगे या कैश पेड के बेसिस पे बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करोगे। तो साथियों इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ देखो, साथियों आपको कुछ नहीं करना। 1 सितंबर को आपने जो खर्च कॉस्ट अक्रू हुई है 1.5 करोड़ की, ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट यूटिलाइज है, 11% आपका कैपिटलाइज रेट है। और 1 सितंबर से 31 मार्च 7 मंथ का टाइम हो रहा है, तो ये आप निकाल लोगे। ऐसे ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपको मार्च तक का करना है। मार्च के केस में केवल एक महीना होगा, एक महीने के हिसाब से आप क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे। तो अक्रूवल के बेसिस पे आपकी बोरिंग कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है 30,06,667। लेकिन कैश बेसिस के बेस पे जो आप एक्चुअली पे कर रहे हो उसके बेसिस पे आ रही है दिस वन। तो साथियों अगर अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो ध्यान से, तो आपने जितना भी क्वेश्चन देखे हैं तो यूटिलाइज बेसिस पे, यानी एक्चुअल में कितना कैश जा रहा है उसके बेसिस पे हमेशा बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, ना कि अक्रूवल के बेसिस पे। तो साथियों आपका जो कैपिटलाइज अमाउंट होगा वो कैश बेसिस पे होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना क्या है, सबसे पहले तो ये दिखा देना आप कैलकुलेशन, ठीक है, कि इतने अमाउंट आपकी कैपिटलाइज हो रही है अक्रूवल बेसिस पे, इतना हो रहा है कैश बेसिस पे। फिर आपको लिखना है कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने की कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन अभी आपको पढ़ा दूंगा मैं कंसेप्ट नोट्स में। ये आपकी दे रखी है पैरा 16 ऑफ इंडिया 23, तो ये जरूर लिख के आना है आपको आंसर में, ये चीज़ तो रट लोगी यहाँ पे। अब वो पैरा 16 की जो कंडीशन है वो क्या है यहाँ देख लो। सर एक खर्चा एक्चुअल में होना चाहिए, तो सर खर्चा एक्चुअल में होना चाहिए मतलब अक्रूवल बेसिस पे काम नहीं चलेगा, आप जो पे कर रहे हो उस बेसिस पे काम चलेगा। तो आप जो खर्च करते हो उस बेसिस पे आप कैपिटलाइज करोगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होनी जानी चाहिए, ये तो हो ही गई यहाँ पे, और बोरिंग कॉस्ट भी इनकर होनी चाहिए, यानी जो लेंडर है उसको आप इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हो बराबर, तो ही आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे। तो ये पार्ट आपके एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और डिस्क्रिप्टिव में तो ये क्वेश्चन है ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ना कर रखा हो तो पेपर में आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, हिला भी नहीं पाओगे। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो साथियों जो क्वेश्चन नंबर 2.6 में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2001 एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं 22 लाख की, और इस पे खर्चे की डिटेल आपको दे रखी है, क्या क्या खर्चे हुए हैं ये सारे आपको दे रखे हैं। साथियों आपने 10% जो है बोरिंग उठा रखी है 4 ईयर नोट से, विच स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, यानी ये स्पेसिफिक बोरिंग हो गई। और जो बोरिंग अमाउंट है वो है 7 लाख।
इस पर आपने इंटरेस्ट दिया है 65,000 का। कितना मेहरबान क्वेश्चन है। और इस पे इंटरेस्ट इनकम है 20,000। सर इंटरेस्ट इनकम माइनस होती है स्पेसिफिक बोरिंग में, अभी अभी पढ़ के आए हैं। ए पार्ट के बाद बी पार्ट आपसे ये कह रहा है कि आपने 12.5% की बोरिंग करी है, वही 10 ईयर नोट से। ठीक है, विद सिंपल इंटरेस्ट पेबल एनुअली। टोटल आपने जो बोरिंग करी है वो 10 लाख की है। अब आपको मुझे ये बताना है, ये जो बी वाला पार्ट है, क्या ये इसमें लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक बोरिंग है? आंसर इज नो। तो साथियों ये जनरल बोरिंग है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि स्पेसिफिक बोरिंग है तो ही मानोगे, क्वेश्चन साइलेंट हो तो ये जनरल बोरिंग होता है, ये ध्यान रखना। और सी पार्ट में इसने फिर 10% के रेट पे 10 ईयर नोट से पैसा उठाया है। कितना उठाया सर? 15 लाख रुपीज़ का। तो साथियों इसने टोटल 3 बोरिंग उठाई हैं, जिसमें से ए वाली आपकी जनरल बोरिंग है, ए वाली स्पेसिफिक बोरिंग है, और बी और सी आपकी जनरल बोरिंग है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे? आपसे बोरिंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज ये पूछ रहा है, उसका अमाउंट पूछ रहा है बोरिंग कॉस्ट का, कि कितना आपको कैपिटलाइज करना है एज पर रिलेवेंट इंडेस। साथियों जब भी आपसे क्वेश्चन में इंडेस कोट ना करे तो आप इंडेस कोट करके आओगे। तो कैसे कोट करोगे, यहाँ देख लो। एज पर इंडेस 23 बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो ये हमेशा लिख के आओगे पेपर में, ध्यान रखना। साथियों सबसे पहले तो जो जनरल बोरिंग है हमारी बी और सी पॉइंट में, हमारी जो बी और सी पॉइंट में जो जनरल बोरिंग है उसका आप सबसे पहले क्या करोगे, एक कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लोगे। उसके बाद आपको बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है। तो साथियों हमेशा ध्यान रखना, ये जो आपको खर्चे दे रखे हैं क्वेश्चन में, इसमें सबसे पहले जो आप खर्च करोगे वो स्पेसिफिक बोरिंग से यूज़ करोगे। उसके बाद फिर आप जब स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा खत्म हो जाएगा फिर आप जनरल बोरिंग से करोगे। तो सर साथियों यहाँ पे टोटल पैसा कितना खर्च कर रहे हो आप? 22 लाख खर्च कर रहे हो। तो 22 लाख में से 7 लाख आप सबसे पहले स्पेसिफिक बोरिंग में से खर्च कर लो। कैसे करेंगे साथियों, यहाँ देख लो। कह रहा है 1 अप्रैल को आपने 2 लाख रुपीज़ खर्च करे हैं। सर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 1 अप्रैल को 2 लाख आपने खर्च करे हैं। कहाँ से करोगे सर? स्पेसिफिक बोरिंग से करोगे। फिर कह रहा है 30 जून को आपने 6 लाख खर्च करे हैं। तो 30 जून को जो आप 6 लाख खर्च कर रहे हो सर, उसमें से स्पेसिफिक बोरिंग में से 5 लाख खर्च कर लोगे, क्योंकि बोरिंग स्पेसिफिक बोरिंग आपकी एग्जॉस्ट हो गई 5 लाख पे ही। और जो 30 जून को आपका 6 लाख का खर्चा है, 1 लाख आप बेयर कर लो जनरल बोरिंग से। तो जनरल बोरिंग के लिए कौन सा रेट लोगे सर? कैपिटलाइजेशन रेट अभी स्टेप 1 में निकाला। और स्पेसिफिक बोरिंग के लिए कौन सा रेट लोगे सर? स्पेसिफिक बोरिंग में तो टेंशन ही नहीं है, देखो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकाल के दे रखा है, और जो आइडल फंड पे इन्वेस्टमेंट है वो भी दे रखा है। तो यहाँ पे 65,000 माइनस 20,000, यहाँ देखो 65,000 माइनस 20,000 कितना आ गया? 45,000 आप कैपिटलाइज कर लोगे। और जो स्पेसिफिक बोरिंग में से खर्च कर रहे हो वो तो रिमेनिंग मंथ के हिसाब से कैपिटलाइज करते रहोगे। तो साथियों 30 जून में आपने जो खर्च करा है, तो 30 जून से आपका 31 मार्च कितने महीने होते हैं सर? 9 महीने होते हैं। तो 9 महीने के हिसाब से कर लिया। फिर 31 दिसंबर से 31 मार्च सर 3 महीने होते हैं, तो 3 महीने के हिसाब से आपने 12 लाख जो है, 12 लाख पे 11% इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर लिया। ऐसे 31 मार्च, तो 31 मार्च में तो कोई मंथ ही नहीं बचेगा, तो यहाँ पे आपने जीरो ले रखा है। तो साथियों ये अमाउंट आपका कैपिटलाइज होगा। तो ये क्वेश्चन था साथियों आपका, जहाँ पे ये आपकी जनरल बोरिंग भी थी और स्पेसिफिक बोरिंग भी थी। क्वेश्चन लाजवाब है, पेपर में आ गया तो धुआंधार 6 नंबर पक्के आपकी जेब में। बस साथियों यहाँ पे मंथ का ध्यान रखना, बच्चे मंथ में गलती करते हैं जो मैंने जनरली ऑब्जर्व करा है। बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं क्वेश्चन कंसेप्ट में। अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चन। तो साथियों अब आप कंसेप्ट पे आ जाओ। तो आप बोरिंग कॉस्ट को कब कैपिटलाइज करना स्टार्ट कर सकते हो? तो साथियों यहाँ पे देखो, जब साथियों आपने जो पैसा बोरो करा है वो आपने खर्च करा है, यानी आपने एक्सपेंस किया है।
केवल खर्चा करना ही काफ़ी नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है आपने वो भी चालू कर दी भैया, साइड पे काम दिख रहा है, बी पॉइंट। और बोरिंग कॉस्ट भी आपने खर्च करी है, यानी जो बोरोवर से आपने पैसा लिया आप उसे इंटरेस्ट भी दे रहे हो। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करोगे। उसके बाद सर स्टॉप कब करोगे? स्टॉप का मतलब होता है सर टेम्परली आपने स्टॉप कर दिया। ऑब्वियस सी बात है सर, जब साइट पे काम नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ ए पॉइंट में क्या लिखा हुआ था, साइट पे काम चलना चाहिए जब भी आप उसे कैपिटलाइज कर सकते हो। तो साइट पे काम नहीं चल रहा क्योंकि हमारी मांगे पूरी करो, स्ट्राइक वगैरह चल रही है, या फिर सर साइट पे डिले चल रहा है। बेस्ट एग्जांपल है आपका, हम्म, साथ ही इस पॉइंट को ध्यान से देखो। ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर साइट पे जो डिले चल रहा है, ठीक है, वो नेचुरल पार्ट है कंस्ट्रक्शन का। फॉर एग्जांपल जब आपका लेंटर डलता है तो लेंटर डलने के बाद 15 दिन का आपको गैप लेना होता है, तो ये जो गैप है ये नॉर्मल गैप है, तो ये चल जाएगा, इस पे आप स्टॉप नहीं करोगे बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइजेशन, ठीक है। लेकिन कोई एबनॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, उस केस में आपको बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइजेशन रोकना पड़ेगा। उसके बाद साथियों बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन कब बंद होगा, कब खत्म होगा, कब ये दुख खत्म होगा रे बाबू? तो साथियों ध्यान से सुनो, जैसे ही बोरिंग कॉस्ट जो आपकी क्वालिफाइंग असेट है वो रेडी टू यूज हो जाए, आप बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन यूज कर दोगे, बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बंद कर दोगे। लेकिन साथियों कभी कभार क्या होता है कि असेट कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसमें कुछ माइनर मॉडिफिकेशन रहते हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि भैया माइनर मॉडिफिकेशन रह रहे हैं, अभी भी क्वालिफाइंग असेट पे काम चालू है, ऐसा नहीं चलेगा। माइनर मॉडिफिकेशन चलते रहेंगे, आपकी असेट रेडी टू यूज़ हो गई है, आप उसे सीज कर दो। यहाँ पे साथियों बेस्ट पार्ट है ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट। ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में क्या होता है देखो, आपने देखा होगा ना आजकल हाई राइज बिल्डिंग का ज़माना है, तो साथियों बिल्डर क्या करता है, 4 टावर बना रहा है, ठीक है। अब 4 टावर में 2 टावर इसके कंप्लीट हो गए रेडी टू यूज़, तो इसने दे दिए, तो इन दो पार्ट पे बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन सीज हो जाएगा, और इन दोनों पार्ट पे चलता रहेगा क्योंकि काम चल रहा है, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो भी अभी माइनर मॉडिफिकेशन वाला पार्ट बताया मैंने, घर आपको जब मिल जाता है तो रेडी टू यूज़ होता है, अब उसमें छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं, तो इसका मतलब बोरिंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज करते रहोगे? नहीं साथियों, ऐसा नहीं चलेगा, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये एग्जाम्पल वगैरह सारे मैंने लिखे हुए हैं, बड़े मेहनत के साथ बनाए हैं साथियों, पढ़ लोगे मज़ा आ जाएगा। अब मैं लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2.8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, इसमें तो सारे अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं। हाँ जी साथियों, जो कचड़ा पट्टी क्वेश्चन है ना आईसीआई का, वो मैंने एक अलग से पीडीएफ में डाल रखे हैं, वहाँ से पढ़ लेना आप, अगर पढ़ना हो तो, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है एफआर के सिलेबस में कि आप सब कुछ पढ़ लो, तो काम की बातें पहले पढ़ लो, फालतू बातें बाद में पढ़ लेना। तो निक्का लिमिटेड जो है उसने एक टर्म लोन लिया है 620 लाख का, ठीक है। अब इसमें इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करी है और कंप्लीट हो गई 30 अप्रैल 2002 को, अच्छी बात है। इसमें 510 लाख रुपए का खर्चा हुआ है इनका इंस्टॉलेशन पे, और 54 लाख इन्होंने सप्लायर को दिए हैं फॉर एडिशनल एसेट, जो कि इंस्टॉल हुआ है 30 अप्रैल 2002 को, ठीक है। और जो बैलेंस 56 लाख है ना, वो वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए यूज़ हो गया है, अच्छी बात है। यहाँ पे साथियों इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो मैनेजमेंट है उसको लग रहा है 12 मंथ जो है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है टू गेट रेडी, टू गेट द असेट रेडी फॉर इट्स सब्सटेंशियल यूज, इंटेंडेड यूज। तो साथियों ये सब्सटेंशियल पीरियड है ना, ये असेट टू असेट वेरी करता है, और ये मैनेजमेंट की जजमेंट पे डिपेंड करता है कि एक असेट के लिए कितना सब्सटेंशियल पीरियड टाइम है उसे यूज के लायक बनाने के लिए। तो ये कभी भी सब्सटेंशियल पीरियड फिक्स नहीं होता, किसी असेट के लिए 6 महीने हैं, किसी असेट के लिए 12 महीने हैं, किसी असेट के लिए 24 महीने हैं। तो यहाँ पे 12 महीने आपको दिया है, अब दिया है तो इसका कुछ यूज़ भी होगा, वो अभी हम देखेंगे। तो साथियों क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है पहले तो वो देख लो। देखो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं साथियों। सबसे पहले तो जो आपने 620 लाख का टोटल लोन लिया है, उस पर आपने कितनी बोरिंग कॉस्ट दी है, 68.2 लाख। ये सर क्वेश्चन में आपको दे रखी है, यहाँ पे देख लो। 68.2 लाख का आपने इंटरेस्ट दिया है कितने पे, 620 लाख की बोरिंग पे। तो साथियों आपको कैपिटलाइजेशन रेट मिल जाएगा, बिल्कुल सर, ये आ गया 11%।
अब आपने खर्च कहाँ कहाँ पे करा है, देखो आपने प्लांट एंड मशीनरी पे खर्च करा है, ये क्वालिफाइंग असेट है। कितना खर्च करा है सर, 510 लाख, 510 लाख खर्च करा है, 11% के रेट से कैपिटलाइज कर लोगे। सर आपने एक और असेट खरी है, वो भी क्वालिफाइंग असेट है, उस पर कितना खर्च करा है सर, उसमें 54 लाख खर्च करा है, ये भी क्वालिफाइंग असेट है। लेकिन वर्किंग कैपिटल आपकी क्वालिफाइंग असेट नहीं है, नॉट ए क्वालिफाइंग असेट। एग्जामिनर को लिख के दिखाना है तो इस पे खर्चा आप कैपिटलाइज नहीं करोगे, तो साथियों टोटल आपकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी 62.04। साथियों ये सिंपल मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, आप आईसीआई का सॉल्यूशन देख लेना, दिमाग आपका फ्राई हो जाएगा। सर 62.04 तो हमने कैपिटलाइज कर लिया, लेकिन सर इंटरेस्ट तो हमारा 68.2 लाख है ना, तो सर 6.6 लाख पीएल में डाल दो, टेंशन क्यों ले रहे हो। सर इसमें पार्ट 2 भी है क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है, और ये कराऊंगा मैं, अच्छा पॉइंट है। पार्ट 2 आपसे ये कह रहा है, will your answer be different if whole process of renovation and modernization gets completed by 28 Feb 2002। सर ये रेनोवेशन का काम स्टार्ट कब हुआ था, आपका काम स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2001 को। तो 1 अप्रैल 2001 को काम स्टार्ट हुआ था, और अगर ये 28 फेब को खत्म हो जाए तो सर ये तो 11 महीने में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन सब्सटेंशियल पीरियड 12 महीने का है। तो सर अगर ये 11 महीने में कंप्लीट हो रहा है तो सब्सटेंशियल पीरियड नहीं है, मतलब ये क्वालिफाइंग असेट नहीं है, और क्वालिफाइंग असेट नहीं है तो बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट का ये आंसर लिख के आना है आपको, ठीक है। तो नीचे आप आंसर देख लेना, आईसीआई का समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.9। ये भी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। साथियों मैंने क्या कर रखा ना, सारे क्वेश्चन को एक तरफ लगा रखा है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको दिख रहा होगा सारे क्वेश्चन लाइन में, क्योंकि है ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा ऐसा नहीं है कि किसी में जो है कचड़ा पट्टी वाले क्वेश्चन भी डाल दो, तो माइंड जो है स्टूडेंट का वैसे ही शफल हो जाता है, स्पेशली एग्जाम टाइम पे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2.9 देखते हैं। तो साथियों ये हमारा कंसेप्ट है, एक्सचेंज डिफरेंस टू बी ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट। इसको समझने के लिए हम साथियों सीधे चलते हैं बोर्ड नोट्स पे, और ध्यान से देख लो। तो समटाइम आपको लगता है भाई इंडिया में तो बोरिंग जो है महंगी पड़ रही है, यहाँ रेट महंगा चल रहा है, क्यों ना हम बाहर से ले लें। तो सर बाहर से लेने का दुख देखते हैं क्या है। आपने $1000 बोरो करे हैं, ठीक है, भले ही वहाँ रेट 4% का हो। तो सर आपने 1 अप्रैल 2001 को बोरो करा है, और एक्सचेंज रेट है ₹40 पर डॉलर, यानी टोटल आपको कितना मिला है सर, ₹40,000 मिला है। सर आप इस पर इंटरेस्ट कब पे करोगे, 31 मार्च 2002 को। लेकिन सर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो तो जो उस दिन इंटरेस्ट पेड वाले दिन रेट चल रहा होगा उस रेट पे करोगे। तो आपने इंटरेस्ट कितना पे कर दिया सर, देखो $1000 पे 4% रेट, लेकिन किस एक्सचेंज रेट को लोगे, 50 पर डॉलर के। तो सर आपने 2000 का इंटरेस्ट पे कर दिया, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों सपोज अगर 31 मार्च 2002 को आप टोटल अमाउंट रिपे कर देते तो कितना पे करते। सर आपको मिला तो 40,000 है, लेकिन आपको रिपे करना पड़ेगा कितना, 50,000, क्योंकि रिपे वाले दिन रेट चल रहा है 50 पर डॉलर। तो यहाँ तो सर 10,000 का प्रिंसिपल लॉस है, यही दुख है सर फॉरेन से बोरोइंग करने का, क्योंकि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से आप जो प्रिंसिपल रिपे करते हो वहां पे लॉस आ जाता है। ठीक है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे तो आ गया। अब ये एक्सचेंज लॉस का जो दुख है 10,000 रुपये का, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो साथियों इसी का ट्रीटमेंट अब हम समझ रहे हैं। ये जो 10,000 रुपीज़ का लॉस है ये कैसे आया, ये कैलकुलेशन है। अब साथियों अगर ये पैसा जो 40,000 हमने लिया है इंडिया से लेते, तो सर इंडिया में तो रेट चल रहा था 12% का, तो टोटल हमें 4800 कैपिटलाइज करने को मिल जाता। कितना कैपिटलाइज करने को मिल जाता, 4800। लेकिन सर हमने फॉरेन में पे करा है, वहाँ तो 2000 ही हमने कैपिटलाइज करा है। तो इंडेस 23 बोलता है क्यों दिल छोटा करते हो, आप 2800 और कैपिटलाइज कर लो। यानी इंडेस 23 आपसे बोलता है कि इंडिया के हिसाब से अगर ये बोरोइंग करते तो 4800 आप कैपिटलाइज करते, कोई बात नहीं, 2000 आपने बाहर पे कर दिया, 2800 आप और कैपिटलाइज कर लो, तो टोटल 4800 कैपिटलाइज हो गया, जो कि आपका इंडिया की बोरोइंग पे इंटरेस्ट अगर आप पे करते तो कैपिटलाइज करते। ठीक है सर।
अब 10,000 में से 2,800 का लॉस तो कैपिटलाइज हो गया सर, बैलेंस का क्या होगा, पीएल में चले जाएगा, सिंपल। अब साथियों इसी में ना कुछ केस बने हुए हैं, अब आप वो देख लो। सर एक केस कहाँ बने हुए हैं, एक क्वेश्चन है आपका जो आईसीआई का ही क्वेश्चन है, उसके बेस पे हमने केस बना दिया। यहाँ देखो सर, मैंने क्वेश्चन नंबर 3.1 लिया है आपको समझाने के लिए। ये जो कंसेप्ट है आपका इंडेक्स 21 से लिंक है। इंडेक्स 21 में भी आप यही पढ़ते हो, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब सर हमने बात करी थी अभी तक 31 मार्च 2002, देखो ध्यान से सुनो। 1 अप्रैल 2001 को हमने पैसा लिया, 31 मार्च 2002 को हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, उसका एडजस्टमेंट भी हमने देख लिया। लेकिन सर एक साल बाद 31 मार्च 2003 को अगर रेट हो गया 48 पर डॉलर, तो ये बताओ हमारे लिए अच्छी बात है या खुशी बात है? सर 40 से 50 किया, 50 से 48 किया, सर ये तो खुशी की बात है, नाचो। क्यों? क्योंकि सर एक्सचेंज रेट कम हो गया। सर एक्सचेंज रेट कम हो गया तो इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, ध्यान से देखो। 48 पर डॉलर होते ही इसकी देखो, इसके दांत बाहर निकल गए। क्या बात है सर, इसके तो दांत ही नहीं है सर, ये बूढ़ा है, बूढ़ा आदमी है बेचारा। तो जो इंटरेस्ट देगा फॉरेन लोन पे कितना देगा सर, अब ये इंटरेस्ट देगा 48 पर डॉलर के हिसाब से $1,000 पे, तो 1920 का इंटरेस्ट आ रहा है सर। इंटरेस्ट कम हो गया क्योंकि एक्सचेंज रेट कम हो गया। अब साथियों यहाँ पे एक्सचेंज गेन आ रहा है, कितना एक्सचेंज गेन आ रहा है सर, 2 पर डॉलर का $1,000 पे, तो 2,000 रुपीज़ का एक्सचेंज गेन आ रहा है। सर एक्सचेंज गेन का क्या करें, एक्सचेंज लॉस का तो हमने अभी अभी देख लिया। तो साथियों देखो, एक्सचेंज गेन को क्या पीएल में डाल देना ही? आप ध्यान से देखो, आपको पिछला साल थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, धुंधली यादें ताज़ा करनी पड़ेगी। 31 मार्च 2002 को आपने 2,000 का इंटरेस्ट पे करा था और 2,800 का एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज कर लिया था। साथियों अब आपका एक्सचेंज गेन आया है, कितने का आया है, 2,000 का। तो साथियों ये पूरा एक्सचेंज गेन जो है, ये पुराने वाले एक्सचेंज लॉस जो आपने कैपिटलाइज कर लिया था उससे आप एडजस्ट कर सकते हो। और जो आपने इंटरेस्ट पे करा है इस साल 1920 का यहाँ पे, ये तो आप कैपिटलाइज कर ही सकते हो। तो साथियों हमेशा ध्यान रखना, अगर सब्सिक्वेंट ईयर में एक्सचेंज गेन आ रहा है तो आप ये देखोगे कि पिछले साल कितना एक्सचेंज लॉस आपने कैपिटलाइज करा था। तो एक्सचेंज गेन को एक्सचेंज लॉस के साथ कैपिटलाइज कर सकते हो। अगला केस देखते हैं सर। अगर 31 मार्च 2003 को जो हमने एक्सचेंज रेट अभी देखा था 48 हो गया था, अगर ये सर 44 हो जाए तो क्या करें? ओहो, खुशी खुशी। सर एक्सचेंज रेट जितना कम हो जाए उतनी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि सर इंटरेस्ट अमाउंट हमारा कम हो जाएगा। तो साथियों ध्यान से देखो, अभी जो 6,000 का एक्सचेंज गेन है, सर एक सारा का सारा एक्सचेंज गेन क्या हम सेटअप कर सकते हैं पिछले साल के एक्सचेंज लॉस से? साथियों कैसे करोगे? पिछले साल जो एक्सचेंज लॉस कैपिटलाइज करा था वो 2,800 था, तो इस साल जो एक्सचेंज गेन एडजस्ट करोगे पिछले साल के एक्सचेंज लॉस से, वो 2,800 तक ही कर सकते हो। तो साथियों ध्यान देखो, जो 6,000 का आपको गेन हुआ है उसमें से 2,800 तो प्रीवियस एक्सचेंज लॉस के साथ आपने एडजस्ट कर लिया, और जो बाकी बचा एक्सचेंज गेन है वो आपने पीएल में डाल दिया। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब साथियों इसमें आ रहा है धमाकेदार पॉइंट, उसको देखो ध्यान से। अगर 31 मार्च 2003 को एक्सचेंज रेट जो है वो आपका 44 पर डॉलर हो जाता है, लेकिन 31 मार्च 2002, यानी ध्यान से सुनो सर, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ आपने बोरोइंग करी, ठीक है, यहाँ आपने रीपे कर दिया, और उसके बाद यहाँ बात हो रही है, तो आपने पिछले साल ही $600 पे कर दिए थे, यानी अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, 400 पर डॉलर। आज की डेट में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, 400 पर डॉलर। पिछले साल ही आपने $600 पे कर दिए थे, और अब सर रेट हो गया 44 पर डॉलर। अगर मैं सर इंटरेस्ट निकालूं तो इंटरेस्ट कितने में पे करोगे सर, जो आज की डेट में आउटस्टैंडिंग है, यानी 400 पर डॉलर पे? 44 पर डॉलर के हिसाब से आपका इंटरेस्ट अमाउंट आएगा 704। इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैपिटलाइज कर लो। लेकिन सर यहाँ जो हम एक्सचेंज गेन हो रहा है इसका क्या करें? साथियों आप ध्यान से देखो, यहाँ कैच है। अब साथियों 2400 का जो आपका एक्सचेंज गेन है ये कितने पे है, ये 400 पर डॉलर पे है। और पिछले साल जो एक्सचेंज लॉस था आपका, जो आपने कैपिटलाइज करा था, वो भी साथियों $400 पे ही निकालोगे।
ये जो 2800 है ये पूरे 1000 पे है, $400 पे निकालने के लिए कैलकुलेशन रखोगे तो ये आ जाएगा 1120। यानी इस साल का जो एक्सचेंज गेन है आप 1120 एडजस्ट कर सकते हो। तो साथियों 2400 में से 1120 आपने एडजस्ट कर दिया, 1280 आपका एक्सचेंज गेन में चले गया। तो कैसा लगा साथियों क्वेश्चन? सर मज़ेदार। साथियों इस क्वेश्चन को कर लेना, अगर फॉरेन कॉस्ट में एक्सचेंज गेन का फॉरेन एक्सचेंज ट्रीटमेंट आएगा तो आप आराम से डील कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, हाँ जी। तो साथियों प्यार मोहब्बत के साथ ये टॉपिक हमारा यहाँ फाइनली फिनिश होता है। इतने क्वेश्चन कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। टेंशन फ्री, टेंशन फ्री हो गए इंडेक्स 23 के लिए आप चले जाओ। बाकी रिवीजन नोट्स के लिए कुछ भी आपको चाहिए, कुछ भी साथियों मुझे कमेंट कर दो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप वहाँ पे डालो, ठीक है। आपको क्विकली रिस्पॉन्स मिलेगा। आई एम दिया सर। ओके, गुड लक, टेक केयर। तो साथियों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2.9 में। सर कैसा क्वेश्चन है? सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, सीजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, यानी बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन कब सीज होगा, कब बंद होगा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। वहां पे मैंने जो एग्जांपल डिस्कस किया था सेम यहाँ पर है। तो साथियों आ जाओ फटाफट से। आ गए सर। तो साथियों एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके 4 फेस हैं, ठीक है। अब इसका जो फेस 1 एंड फेस 2 है वो जल्दी ही ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी उस पर काम हो गया तो वो ऑपरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फेस 1 एंड फेस 2 है ये जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो साथियों जैसे ही रेडी टू यूज होता है हम कैपिटलाइजेशन, बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन सीज कर देते हैं। अब साथियों यहाँ पे देखो, ये फेस 1 एंड फेस 2 का डिटेल आपको दे रखा है कि साथियों टोटल खर्चा इस पे कितना हो गया, और फेस 3 एंड फेस 4 इस पे काम चल रहा है, तो इस पे बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती रहेगी। तो साथियों यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है जो फेस 1 एंड फेस 2 है वो मिड ऑफ द करेंट ईयर में आपका स्टार्ट हो जाएगा। मिड ऑफ द करेंट ईयर यानी फर्स्ट 6 मंथ। तो 6 महीने बाद आप उसका कैपिटलाइजेशन जो है सीज कर दोगे, और फेस 3 एंड फेस 4 में तो चलता ही रहेगा। ये कह रहा है कितना अमाउंट जो है आप कैपिटलाइज करोगे और कितना आप पीएल में डालोगे ड्यूरिंग द ईयर। तो साथियों आपकी बोरिंग कॉस्ट है कितनी? तो साथियों यहाँ पे दे रखी है आपको, आपने जो लोन लिया है वो 15% के रेट पे लिया है, ठीक है। तो आपका टोटल लोन अमाउंट कितना है? 200, ठीक है। और जो टोटल आपने खर्चा किया है वो 221 है चारों फेस पे। तो मैंने वहाँ एग्जांपल लिया था 4 टावर है आपके, यहाँ इन्होंने 4 फेस लिख दिया, बस यही फ़र्क है। सर सॉल्व कैसे करेंगे? सर बहुत सिंपल है, आ जाओ। सर आप सबसे पहले क्या करते हो? सर हम बोरोइंग कॉस्ट निकालते हैं। सर 200 लाख की बोरोइंग है, उस पर 15% के रेट से 30 लाख आपका बोरोइंग कॉस्ट आ गया। अब यहाँ पे जो फेस 1 एंड फेस 2 है इसका खर्चा आपको यहाँ दे रखा है 3464। ऐसी फेस 3 एंड फेस 4 का भी दे दिया आपको। तो साथियों यहाँ पे हमें एक रेशियो पता लग गया है कि फेस 1 एंड फेस 2 जो आपके कंप्लीट हो गए हैं उस पर 98 टोटल खर्चा हुआ है। ये टोटल खर्चा 12 महीने का है। और जो फेस 3 एंड फेस 4 है जो वर्क इन प्रोग्रेस है, इस पर टोटल खर्चा 123 लाख है। तो साथियों एक रेशियो में पता लग गया, तो 30 लाख को हम ना इस रेशियो में बांट देंगे 98 × 123। तो ये अमाउंट आ गया 13,30,307। साथियों ये पूरे 12 महीने का है, ये ध्यान रखने वाली बात है, स्टूडेंट यही मिस्टेक करेंगे। तो जो 6 महीने का खर्चा है वो तो आप कैपिटलाइज कर लोगे क्योंकि उस टाइम काम चल रहा था, और 6 महीने बाद जो खर्चा है वो आपका कहाँ जाएगा? पीएल में। कैसे निकालना है सर? 13,30,317 को आप 6 मंथ में डिवाइड कर दोगे। और जो फेस 3 एंड फेस 4 है उस पर तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये तो फुल कैपिटलाइज हो जाएगा। साथियों है ना फुद्दू क्वेश्चन? सर बिल्कुल फुद्दू क्वेश्चन है, ये आपका एमसीक्यू में भी फ्रेम हो सकता है और आपका डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि करना कुछ नहीं है, कैलकुलेटर चलाना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वाई लिमिटेड जो है उसने कुछ बॉन्ड इशू करे हैं। अब सर ये जो बॉन्ड इशू करे हैं ये डिस्काउंट पे इशू करे हैं, अच्छी बात है।
तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि 10% जो है वो आपका इंटरेस्ट है। बॉन्ड की फेस वैल्यू 2 लाख है और आपने इशू करा है 10% के डिस्काउंट पे। तो साथियों मैंने आपको बताया था अगर बोरोइंग पे इंटरेस्ट और डिस्काउंट आ जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं, EIR। सर EIR क्या होता है, मुझे बताने की ज़रूरत है? सर नहीं होनी चाहिए। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, जिसमें कि आपका डिस्काउंट और इंटरेस्ट दोनों का तड़का इन्वॉल्व होगा। अच्छा, इन्होंने ये जो पैसा उठाया है तो फाइनेंस अ क्वालिफाइंग असेट विच इज़ रेडी फॉर इंटेंडेड यूज एट द एंड ऑफ ईयर 2। यानी 2 साल बाद आपकी असेट तैयार हो जाएगी। लेकिन ये जो बॉन्ड की लाइफ है ना साथियों, ये जो बॉन्ड की लाइफ है आप ध्यान से देखोगे ये 4 साल है। ठीक है। हाँ, EIR आपको दे रखा 13.39%। तो साथियों EIR आपको गिवन होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। बस ध्यान ये देने वाली बात है कि जब आप बोरोइंग कॉस्ट निकालोगे तो आप कूपन रेट यूज़ मत करना, आप EIR यूज़ करना, बस ये ध्यान रखना है। बिल्कुल सर, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ आप बोर्ड नोट्स पे। साथियों सबसे पहले तो ये जो बॉन्ड कंपनी ने इशू करे हैं ये क्या है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। उसके बाद सारे स्टेप आपको वो याद करने हैं जो पुराने बिछड़े हुए टॉपिक में से है। सर कौन सा टॉपिक, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले आप कैश फ्लो निकालते हो कि बॉन्ड इशू करके पैसा कितना आ रहा है। सर 2 लाख के बॉन्ड थे, 10% के डिस्काउंट पे इशू करें तो 1.8 लाख तो आया है। लेकिन पे कितना करना है आपको, 10% इंटरेस्ट पे करना है और 2 लाख 4 साल बाद आपको वापस करना है। ठीक है। तो सर फाइनेंशियल लाइबिलिटी यहाँ पे जो हमारी है वो इनिशियली रिकॉर्ड होती है फेयर वैल्यू पे। अब सर ना तो एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्यों? क्योंकि सर एक कन्वर्टेबल नहीं है, ना ही है लेवल 1 इनपुट का ट्रांजैक्शन है और ना ही कोई रिलेशन है आपके लेंडर और बोरोवर के बीच में। तो सर साथियों ट्रांजैक्शन प्राइस ही आपका क्या बन जाएगा, फेयर वैल्यू बन जाएगा। अब यहाँ पे जो फेयर वैल्यू है वो आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस होगी। तो मुझे बताओ इस ट्रांजैक्शन में बोरोवर को नेट पैसा कितना मिला है, 1,80,000। तो साथियों यही फेयर वैल्यू बन जाएगी। स्टेप 3 में आप निकालते हो EIR, क्वेश्चन में गिवन है आपको LAT बनाना है। ध्यान रखना 2 साल का ही बनाना, 4 साल का मत बना देना, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट आपकी कैपिटलाइज होगी केवल 2 साल के लिए। अब LAT के लिए आपको QA रिफर कर लो, तो QA में आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन बैंक। यहाँ देखो साथियों ये LAT बना रखा है, कुछ भी नया नहीं है आपके लिए। ओपनिंग वैल्यू आप रखोगे इसकी फेयर वैल्यू, इंटरेस्ट एक्सपेंस 13.39% PL में जाएगा और जो आप पे कर रहे हो 20,000 पे कर रहे हो। तो साथियों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, MCQ में भी आ सकता है कि आप बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी करोगे। तो साथियों आप EIR के बेस पे 48,753 कैपिटलाइज करोगे। ठीक है। अब कंसेप्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये 48 क्यों आ रहा है, यहाँ पे तो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उसमें जाने की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप यह ध्यान रखना कि PL में जो आप अमाउंट चार्ज करते हो एज पर LAT वो आपका बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा। MCQ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों 2.11 पे। रेडी हैं सारे? सर बिल्कुल रेडी हैं। तो ये क्वेश्चन ना देखने में आपको लगेगा बहुत बड़ा है, एग्जाम में भी आएगा तो देखने में आपको लगेगा बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने आपको इसमें ट्रिक बताई थी, आपको इसे तोड़ तोड़ के करना है। इसमें साथियों आपकी एक पेरेंट कंपनी है, ठीक है, उसकी 3 सब्सिडरी हैं। एक रियल एस्टेट में काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन में काम कर रही है, फाइनेंस में काम कर रही है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल एस्टेट कंपनी क्या कर रही है। सर इसने 10 लाख की बोराइंग करी है और उस पर 7% का इंटरेस्ट है। सर बोरिंग कॉस्ट कितनी हो गई? सर ये हो गई कितनी, 70,000। और आपने जो खर्चा करा है क्वालिफाइंग असेट पे वो 15,40,000 का करा है। तो सर कितना कैपिटलाइज कर सकते हो? सर हमने जितनी बोरिंग करी है हम उसी हिसाब से कैपिटलाइज कर सकते हैं। गलती से 15,40,000 पे 7% मत लगा के आ जाना। तो अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाऊं, आप 70,000 केवल कैपिटलाइज करोगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर के बेस पे कैपिटलाइज मत कर लेना, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया रियल एस्टेट कंपनी का। अब आ जाओ सर कंस्ट्रक्शन कंपनी में।
सर कंस्ट्रक्शन कंपनी की कोई बोरोइंग नहीं है। सर इंडेस 23 में अभी पढ़ के आए हैं, अगर कोई बोरोइंग नहीं है तो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन का सवाल ही नहीं होता। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के केस में कुछ भी कैपिटलाइज नहीं होगा। और जो फाइनेंस कंपनी है साथियों, फाइनेंस कंपनी ने 20 लाख रुपीज़ रेज करे हैं 7% के रेट पे, एंड इशूड लोन टू पेरेंट। ठीक है, सब्सिडरी ने लोन रेज करा और पेरेंट को दे दिया। साथियों इंडेस 23 कहता है कि लोन आपने रेज करा तो उससे कुछ बनाओ। इसने कुछ बनाया तो है नहीं, दे दिया, तो फाइनेंस कंपनी भी कुछ भी बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन नहीं करेगी। तो ये सारी बातें आपको लिख के आनी है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के केस में लिख दिया और फाइनेंस कंपनी के केस में आपने लिख दिया। क्या लिखा है सर? कोई एक्सपेंडिचर नहीं है तो कोई इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। जो यहाँ पे मेन तड़का है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पेरेंट कंपनी का। इन तीनों सब्सिडरी का तो बहुत आसान है। जो पेरेंट कंपनी है उसके एसएफएस में आपको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है सर? एसएफएस एज पर इंडिया 27 ये कहता है भाई अपना अपना दिखाओ। तो पेरेंट कंपनी इसमें केवल अपना दिखाएगी। तो साथियों अब हम पेरेंट कंपनी का अगर आप देखोगे ना तो ध्यान से देखो। जो पेरेंट कंपनी है वो क्या करती है, उसकी कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, यानी वो पर्सनली कुछ नहीं बना रही। वो कर क्या रही है? वो सबको बस मैनेज कर रही है, सारी सब्सिडरी को। तो साथियों जब वो कुछ बना ही नहीं रही, जब उसका कुछ खर्चा ही नहीं है, तो कोई क्वालिफाइंग असेट भी नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा एसएफएस में। ये आपको लिख के आना है। सिंपल सॉल्यूशन दे रखा है। अगर आप यही सॉल्यूशन आईसीआई का देखोगे तो दिमाग की दही बन जाएगी। मेनली स्टूडेंट जो है इसी फेस में स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन सर सीएफएस में तो क्या होता है, सारे सब्सिडरी क्या बन जाते हैं, पेरेंट के बच्चे बन जाते हैं। तो सारी सब्सिडरी की एक्टिविटी पेरेंट अपनी बुक में दिखाता है। तो यहाँ पे सब्सिडरी की जो भी बोरोइंग है, अब वो किसकी बोरोइंग बन जाएगी? पेरेंट की बोरोइंग बन जाएगी। तो साथियों सबसे पहले सब्सिडरी की कौन कौन सी बोरिंग थी? एक बोरिंग 10 लाख की 7% आपने देखी थी अभी, रियल एस्टेट की। एक फाइनेंस कंपनी की भी सब्सिडरी थी 20 लाख की 7% के रेट पे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एक मिस्टेक वाला पॉइंट है। यहाँ पे लिखा है फाइनेंस कंपनी ने 20 लाख के रेट पे, 20 लाख रुपीज़ 7% के रेट पे बोरो करें हैं, और ये पैसा इसने पेरेंट कंपनी को दिया है 8% के रेट पे। तो साथियों ये 8% वाला जो रेट है, इस रेट पे फाइनेंस कंपनी ने पेरेंट कंपनी को लोन दिया है। तो साथियों इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन एलिमिनेट हो जाता है। ये आपने इंडेस 110 में पढ़ा था। तो आप जो पेरेंट कंपनी की बोरोइंग दिखाओगे 7% के रेट पे दिखाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, यही यहाँ पे कैच पॉइंट है, क्योंकि प्रॉफिट एलिमेंट हम दिखाते नहीं है कभी भी, ये बात ध्यान रखना। तो साथियों टोटल बोरिंग 30 लाख की है, रेट 7% का है। तो यहाँ देख के वैसे ही पता लगा लोगे आप कि कैपिटलाइजेशन रेट कितना आएगा, 7% आएगा। क्लियर है सर? अब सर बस आपको ये देखना है कि सी एफ एस जब आप बना रहे हो, आप खर्च कितना कर रहे हो क्वालिफाइंग असेट पे। तो ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साथियों। इस पूरे क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथियों रियल एस्टेट कंपनी ने क्वालिफाइंग असेट पे 15,40,000 का खर्चा करा है। लेकिन ये 15,40,000 इसने पे किसको करे हैं? सर ये रियल एस्टेट कंपनी ने पे करे हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी को। और कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन है? ये पेरेंट की ही एक सब्सिडरी है। यानी रियल एस्टेट कंपनी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को पैसा दिया है, तो दोनों पेरेंट की सब्सिडरी हैं। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो इनवॉइस रेस करा है वो 10% प्रॉफिट मार्जिन लगा के रेस करा है। तो सर उस प्रॉफिट मार्जिन को आप एलिमिनेट करोगे। 10% का प्रॉफिट मार्जिन है तो 15,40,000 है, इसमें 10% एडेड है, उसे आप हटाओगे और वो आपका एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्योंकि मैंने बताया सीएफएस बनाते वक्त इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन सारे के सारे एलिमिनेट करते हैं, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन। तो साथियों यही मैंने यहाँ पे लिखा है, 15,40,000 नहीं लोगे आप, 14 लाख लोगे। 14 लाख कैसे आए, ये कैलकुलेशन ये रही है आपकी। तो 14 लाख पे आप 7% जो कैपिटलाइजेशन रहते हैं 98,000 आप कैपिटलाइज कर लोगे। सेकंड पार्ट बहुत मज़ेदार है, देखो 14 लाख का ये खर्चा कर लिया सर, और कोई भी खर्चा देखते हैं। देखो साथियों
यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है आपकी, उसने 10 लाख रुपए का खर्चा करा है ऑन क्वालिफाइंग असेट यूजिंग इट्स ओन कैश रिसोर्स। तो साथियों अब हम सारी अकाउंटिंग कर रहे हैं पेरेंट के नज़रिए से, तो हम ये नहीं देखेंगे कि जो सब्सिडरी है उसने कहाँ से खर्चा करा, हम ये देखेंगे कि ये 10 लाख खर्च करें ये पेरेंट ने अपनी बोरोइंग में से खर्च करें। ठीक है, इसमें यही कैच पॉइंट है कि स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर ये जो 10 लाख खर्च करें ये तो कैश में से करें। नहीं, ये जो 10 लाख खर्च हो रहे हैं ये बोरोइंग में से खर्च हो रहे हैं। कैश में से किसके खर्च हो रहे हैं? सब्सिडरी के कैश कैश में से खर्च हो रहे हैं, लेकिन पेरेंट के नज़रिए से कहाँ से खर्च हो रहे हैं? पेरेंट की बोरोइंग में से खर्च हो रहे हैं। ये कैच पॉइंट है यहाँ पे। तो 10 लाख का खर्चा आप दिखाओगे तो टोटल 70,000 आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दोगे, तो टोटल आपका बोरिंग कॉस्ट अब कैपिटलाइज होगा 1,68,000। साथियों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में आएगा तो धमाल मचा देना, धमाल। यस सर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।